हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज पुनः आपके समक्ष चैप्टर 67 ईडियम्स का लेकर के उपस्थित हूँ। और आप जैसा जानते हैं कि ईडियम्स जो है ना, उनका लिटरेरी मीनिंग नहीं होकर के उनका जो है ना वो फिगरेटिव मीनिंग होता है। तो एक बार यदि आप मेरे साथ में थोड़ा सिंसियरली कर लेंगे और इमेजिन कर लेंगे तो इनका कोई पुनः जो है ना देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका मतलब it will be as familiar as you are familiar with the word good. So now let us start. So first is when the devil cannot come, he will send. देखिए इसका मतलब ये है कि डेविल यदि जो बुरा होना होता है ना आपका, और बुरा करने वाला नहीं आ सकता स्वयं, तो भावार्थ ये है कि आपके पास में वो कुछ ऐसे भेजेगा, ऐसी एजेंसी भेजेगी कि आप बुरा करने पर आतुर हो जाएंगे या बुरा करने के लिए आपको उकसा दिया जाएगा। तो इसका मतलब है कि डेविल यदि खुद आ जाता है तब तो ठीक है, पर डेविल को तो बहुत लोगों को बुरा करना है ना, तो वो तो बहुत लोगों के पास आता नहीं है। वो सबके पास अपना जो है ना वाहक भेजता है, और उसके वाहक क्या है? उसके वाहक है टेम्पटेशन और गलत काम करना, इमोरल काम करना। तो इस प्रकार के जो है ना वो एजेंसी आपके पास भेजेगी ताकि आप बुरे काम में संलग्न हो जाओ। तो देखो बहुत शानदार चीज़ है कि व्हेन द डेविल कैन नॉट कम, अब आपको देखना है कि ही विल सेंड। ही विल सेंड हुम, यह आपको इम्प्लाइड है। इम्प्लाइड का मतलब कि टेम्पटेशन करेगा, यानी वो तो अपने लक्ष्य में दृढ़ है और आपको कुछ न कुछ पदच्युत करने का प्रयत्न करेगा। सो व्हेन द डेविल कैन नॉट कम, ही विल सेंड द टेम्पटेशन और एनी अदर इमोरल एजेंट्स टू कंपेल यू टू डू समथिंग और टू मोटिवेट यू टू डू दैट थिंग। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। रिवेंज इज डिश बेस्ट सर्व्ड कोल्ड। देखो आम आदमी होता है कि यदि उसके कुछ न कुछ कर दिया हो, बुरा कर दिया हो, नुकसान कर दिया हो, वो तुरंत उसका जो है ना रिवेंज लेने की कोशिश करता है, तुरंत उसको बदला लेने की कोशिश करता है। परंतु जानकार लोग कहते हैं, अनुभवी लोग कहते हैं कि तुरंत बदला लेने के बजाय सबसे बढ़िया बदला लेना यह है कि मामले को थोड़ा ठंडा हो जाने दो। अगला आदमी उसी टेंशन में रहेगा और उसको थोड़ी लंबी ढील दे दो, तो उससे आपका जो बदला होगा ना वो बहुत मजबूत बदला होगा और बेफिटिंग होगा, और अगले आदमी को एक पाठ भी, एक सबक भी सीख जाएगा। तो रिवेंज इज बेस्ट सर्व्ड व्हेन इट इज सर्व्ड कोल्ड। तो दिस एक्सप्रेशन जो है ना ये लिखा हुआ है सारा बिहाइंड। रिवेंज इज मोर सेटिस्फाइड वन हैज हैड टू टाइम प्रिपेयर वेंजेंस दैट इज वेल प्लान्ड और लॉन्ग फीयर्ड और अनएक्सपेक्टेड, यानी अगला सोच भी नहीं सकता उस समय में आपने उसका बदला लिया है, तो वो उसको ज़्यादा तकलीफदायक होगा और हो सकता है कि आपको ज़्यादा उससे जो है ना संतुष्टि मिले कि आपने बदला ले लिया है। नेक्स्ट है रोड टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस। अब देखो जो बुरा होना होता है ना, जो आपका नुकसान होना होता है, उसके पीछे मनसा खराब नहीं होती है। आप कोई भी चीज़ जो सोचते हैं ना खराब कभी नहीं सोचेंगे, अच्छा ही सोचेंगे। परंतु सोचने से क्या होगा? सोचने से क्या होगा? बात तो तब बनेगी ना जब आप सोचे हुए पर काम करो। तो आप सोचे हुए पर काम नहीं करते हो और सोचा तो बहुत अच्छा था पर अकॉर्डिंगली आप काम नहीं करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा? पनिशमेंट मिलेगा। आप ऑब्जेक्ट को हासिल नहीं कर पाएंगे और आप जो है पीछे रह जाएंगे, और उसका नतीजा यही है कि आपके बुरे दिन आ जाएंगे। तो बुरे दिन आने का मतलब ये कि जो रेड टू हेल, जो आपकी जो रास्ता जो नरक में जाने का है ना, वो कोई ऐसा नहीं कि आपने गलत विचारा तो अच्छा है, आपने मोटिवेशन तो अच्छा किया, आपने प्लानिंग अच्छी करी, पर उस पर एक्शन नहीं किया। तो एक्शन नहीं लिया तो फिर क्या होगा? तो आप तो रोड टू हेल के लिए तैयार हुए हैं ना, इसीलिए रोड टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस। नेक्स्ट है स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ द जाइंट्स। देखो कोई भी हम्बल व्यक्ति होता है ना, जो जीवन में कुछ कर पाता है,
तो वो अपने जो फोर फादर्स हैं उसके पहले के जो जिन्होंने इन्वेंटर्स हैं, डिस्कवरर्स हैं, उनको क्रेडिट देगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने कोई नई मोटरसाइकिल बनाई है या नया कोई मोबाइल बनाया है, नया कोई ऑटोमोबाइल बनाया, रॉकेट बनाया, तो आप अपने जीवन में इतना हासिल नहीं कर सकते थे। आपने जो है पुराने जो अनुभवी व्यक्ति हैं, आपके पहले जो साइंटिस्ट गुजर गए हैं, उन्हीं के काम पर तो आपने बिल्ट ऑन किया है ना। यानी कोई भी मनुष्य जाति का यही तो सबसे बढ़िया गुण है ना कि हर सभ्यता, आने वाली सभ्यता को जो एक्यूमुलेटेड नॉलेज है वो धरोहर देख कर जाती है। तो देखो न्यूटन की हम्बलनेस देखो, उन्होंने कहा कि मैंने जो प्राप्त किया है, जो मैंने चाहे प्रकाश का सिद्धांत दिया हो, मैंने चाहे ग्रेविटेशन का सिद्धांत दिया हो, और भी उन्होंने शिक्षा के बारे में भी सिद्धांत दिए थे। तो ये जितने भी सिद्धांत दिए हैं ना, मैं अपने आप नहीं दे सकता था, मैं इतनी दूर तक नहीं देख सकता था। मैं जो मेरे पहले के जो वैज्ञानिक गुजरे हैं, अनुभवी डिस्कवरर्स एंड इन्वेंटर्स गुजरे हैं, उनके नॉलेज का उपयोग करके ही मैंने ये कुछ प्राप्त किया है। तो यानी मैं उनके कंधों पर खड़ा होकर के दूर तक देख सका हूँ। उन्हीं की मेहरबानी है कि मैंने कुछ इस जीवन में कुछ ऐड किया है, तो मतलब उनके कारण ही कर पाया। और अब आने वाली पीढ़ियां भी देखो अब और आगे ऐड करेगी। तो ये एक तरह से ह्यूमिलिटी दर्शाती है मनुष्य की। जो बड़े काम करते हैं वो ये कहते हैं कि ये मेरा क्या औकात थी, जो पहले वालों ने कुछ काम किया था उस पर मैंने भी थोड़ा सा जोड़ दिया था। ये तो देखिए, तो उन्होंने, न्यूटन ने एक चिट्ठी लिखी थी, जो आपने जो प्रतिद्वंदी थे हुकर, उसमें उन्होंने एक प्रसिद्ध लाइन लिखी थी। उस प्रसिद्ध लाइन को, और हालांकि उनके पहले भी बहुत बार लिखी हुई है, परंतु नोटिस में या समझिए प्रोमिनेंस में ये लाइन उनके टाइम में आई, बाकी तो ये पहले की पुरानी है। इफ आई हैव एवर सीन फर्दर इट इज बाय स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जाइंट्स। नाउ नेक्स्ट लेते हैं कि हॉक एंड डॉज। देखो जब भी लड़ाइयाँ होती है या डिप्लोमेसी का होता है, दो देशों के बीच में हो या इंटरनेशनल कोई डिस्प्यूट्स हो, तो दो तरह के लोग होते हैं। डॉज तो होते हैं शांति प्रिय लोग, जो मान लो कोई डिप्लोमेटिक जो है ना कंसेंसस बन जाए और जो है ना वो युद्ध नहीं करना पड़े। और दूसरे लोग हॉक जो होते हैं ना, वो सोचते हैं कि मिलिट्री से इसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो ये जो फ्रेज है या ईडियम है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में, या जो अमेरिका का जो वियतनाम में इंटरवेंशन था उस समय में ये प्रोमिनेंस में आया था कि कुछ लोग चाहते थे कि वियतनाम से अमेरिका जो है ना हट जाए और शांति प्रिय हल निकाले। कुछ लोग चाहते थे कि नहीं, वियतनाम को पार्ट मिलिटरीली ही पढ़ाया जाए। तो डॉज तो आप जानते ही हैं कि शांति का प्रतीक है, और हॉक जो है ना आप जानते हो विध्वंस का प्रतीक है। तो हॉक एंड डॉज की दो तरह के लोग होते हैं जो किसी भी हल का निकालने के लिए अपने अपने सिद्धांत रखते हैं। एक शांति प्रिय रखता है और एक जो है मिलिटरीली। तो इस तरह से हॉक एंड डॉज का प्रोवर्ब समझ में आ सकती है। नेक्स्ट है प्रेस हिट और पुश द पैनिक बटन। जब देखो कोई भी ऐसी बात आ जाए, छोटी मोटी बात आ जाए, तो एक व्यक्ति इतना डर जाता है कि वो पैनिक बटन को दबा देता है, यानी बहुत बड़ी तगड़ी विपत्ति आ गई है ना, पैनिक बटन दबा देता है। पैनिक बटन का जैसे आप जानते हैं ना कि मतलब बहुत ज़्यादा आदमी को, मैं समझता हूँ कि मेरे को बहुत खतरा है और मैं बहुत भयंकर हूँ, तो एक छोटी छोटी बातों पर ही यदि कोई इस प्रकार की बातें करता हो, यानी छोटी सी बात को ही बहुत बड़ी बात समझ करके और अपना व्यवहार ऐसा करना चालू कर जाए, तो हम उसको मेटाफोरिकली कहेंगे कि आपने पैनिक बटन दबाया है ना। छोटी मोटी हिट कर दो, पुश कर दो, प्रेस कर दो, ये पैनिक बटन करता है। तो ये मैंने एक्सप्लेन किया है कि पैनिक बटन टू डू समथिंग क्विकली विदाउट थिंकिंग अबाउट इन ऑर्डर टू डील विद ए डिफिकल्ट और वरिंग सिचुएशन। चलिए नेक्स्ट है ईगल आइट। देखो ईगल जो होता है ना पक्षी, वो बहुत मेहनत करके खाता है, और मेहनत करके खाने का मतलब है कि उसकी जो आई साइट होती है ना, वो टेलीस्कोपिक भी होती है और माइक्रोस्कोप भी होती है, यानी उसकी आई बहुत तीक्ष्ण दृष्टि होती है। तो जो सज्जन तीक्ष्ण दृष्टि रखते हों, बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल उनकी नज़रों से कुछ नहीं छिप सकता हो, है ना, क्या हो रहा है। तो जैसे मान लो नेशनल लीडर है या हेड है कोई इंस्टीट्यूशन का या किसी चीज़ का, बिल्कुल ही फर्स्ट पर्सन है,
तो उसको हम कहते हैं कि यदि वो ईगल आइड है तो उसकी सारे समझ में उसकी जो है ना आंखों से ओझल, नज़रों से ओझल कुछ नहीं हो सकता। तो अब आप देखिए कि ईगल से लिया, ईगल से लेकर के मेटाफोर ही है। अब मैं ये बात आपको कहूँ कि जो सूरज है, सूरज से कुछ नहीं छिप सकता। इसी तरह से मान लो प्राइम मिनिस्टर है या वो कोई हेड्स ऑफ स्टेट है, तो उससे आशा की जाती है कि वो ईगल आइड हो। ईगल आइड का मतलब केयरफुली वॉचिंग करे और उसकी नज़रों से कोई भी चीज़ नहीं ओझल हो सके, वो उसको हम बोलेंगे ईगल आइड। नेक्स्ट है हेड द बॉल। हेड द बॉल का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो मतलब जिस चीज़ से हो सकता हो काम उसको नहीं करके दूसरी चीज़ से करे। जैसे कि मान लो बॉल है, गेंद है, उस गेंद को तो ठोकरी मारनी चाहिए, पैरों से ही मारना चाहिए। यदि वो सिर से मारता है ना, हेडिंग उसको सिर से मारता है, तो आप क्या कहोगे? उसको स्टूपिड पर्सन से कहोगे ना। जहाँ पर कि पैर रखना हो वहाँ पर वो सिर रखे। तो ऐसे व्यक्ति को तो हम हेड द बॉल वाले को हम स्टूपिड पर्सन नहीं कहेंगे, पर्सन ऑफ क्रेजी पर्सन, यानी क्रेजी होगा। हेड द बॉल का ये नाउन है एक तरह से, तो वो क्रेजी पर्सन हो गया। नेक्स्ट है हीव इनटू व्यू। देखो आपने बहुत बार सुना होगा हीव ए शाई ऑफ रिलीफ, यानी आराम की सांस ली, यानी बहुत मेहनत करी और फिर बाद में काम हो गया तो उसने हीव ए शाई ऑफ रिलीफ, SIGH, शाई ऑफ रिलीफ मैंने संतोष की सांस ली। यानी बहुत मुश्किल काम करके यदि कोई काम हो जाता है तो हम कहते हैं कि ही हैड हीव्ड ए, हीव का दूसरा जो पास्ट टेंस होता है ना, होव भी होता है, HOVE, हीव्ड ए शाई ऑफ रिलीफ। इसमें जो है हीव इनटू व्यू, हीव इनटू व्यू माने को दूर की चीज है, दूर की चीज है, वो मेटाफोरिकल भी हो सकती है और वास्तविक भी हो सकती है, और बिल्कुल दृष्टिगोचर हो जाए, दृष्टिगोचर जाए, दिख जाए। जैसे मान लो आप समुद्र के किनारे खड़े हो और समुद्र दूर तक आप देख रहे हो, अचानक आपको कोई जो है ना जहाज है वो उड़ता हुआ आपके व्यू में आ जाए, तो हीव इनटू व्यू यानी वो आपको दृष्टिगोचर हो गया। तो इसी प्रकार से कोई चीज़ है अभी तक आपसे छुपी हुई थी, कोई भी काम था, या मान लो एक पर्सन का उत्तर ही छुपा हुआ था, अब आपके नज़रों में आ गया, तो वो हीव इनटू व्यू, और वो उसका पास्ट टेंस बोलेंगे होव इनटू व्यू। नेक्स्ट इज हिट द रोड। अब हिट द रोड हो सकता है, बुक हो सकता है, स्पॉट हो सकता है, वॉल हो सकता है, शेक, हे, स्किड, ये सब तरह के हिट यूज करते हैं। यदि आप हिट द रोड करते हो तो आप स्टार्ट करते हो जर्नी को, बुक को करते हो तो स्टार्ट करते हो स्टडी को, स्पॉट को करते हो तो आप इसका मतलब आप एग्जैक्ट स्थान पर पहुंच गए जहां आपको पहुंचना था। हिट द वॉल का मतलब है कि अब आपका जो है लिमिट आ चुका है, इसके आगे नहीं। हिट द हे एंड शेक का मतलब है सोने से है, और हिट द स्किड का मतलब है कोई परेशानी बीच में आ गई है, कोई ट्रबल आ गया। तो इसमें नीचे वाले में जो एक्सप्लेनेशन किया है वो क्रोनोलॉजिकल नहीं है, परंतु बिल्कुल आसानी से समझ में आ सकता है कि किसका मतलब क्या है। तो हिट द रोड, हिट द बुक, स्पॉट, वॉल, शेक, हे, स्किड, ये आसान है समझना, हिट द रोड। और इसी से एक आपने देखा होगा, सुना होगा, बड़ा ही नॉर्मल सा है, हिट द नेल ऑन द हेड, यानी एग्जैक्ट जगह पर जहाँ पर असर करना, असरदायक चीज हो सकती है उसी जगह पर हिट करना। नेक्स्ट इज थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो कृपया मेरे जो वीडियोस हैं आप देखते रहिए और इनकी लिस्ट बनाते रहिए, और मैं इस तरह से लाता हूँ कि आपको याद रहें, और जो क्लीशे हैं, जो बहुत ट्रिवियल ईडियम्स हैं, उनको मैं नहीं लाता हूँ, वो आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ। मैं थोड़ा सा एब नॉर्मल हो वो मैं लेकर आता हूँ। तो आप कृपया वॉचिंग करते रहें, और आपको अच्छा लगे तो वैसा कमेंट कर दीजिए, नहीं अच्छा लगे तो कृपया जो है ना सजेशन दे दीजिए। आज के लिए इतना ही।